स्टोरी का नाम है डेविल की इनोसेंट गर्ल। पिछले एपिसोड में आपने सुना, अक्ष की बात सुनते ही अति का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके भीतर अजीब अजीब सी हलचल होने लगी थी। कांपते हुए होठों से उसने बस इतना कहा, प्लीज छोड़िए। अक्ष उसकी मासूमियत में खो गया था। उसके रुई जैसे मुलायम होठों को छूते ही अति की हालत और भी बिगड़ गई। लेकिन क्या अति इस हालत से निकल पाएगी? क्या स्वरा वक्त रहते उसे ढूंढ सकेगी, या फिर स्वरा का यह फैसला उसे किसी गहरे जाल में फंसा देगा? आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए। अगला एपिसोड जल्द ही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहानी पसंद आए हो तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चैप्टर 31, पूरी लाइफ टाइम कैसे मुझे झेलोगी। अक्ष अति के होठों को धीरे धीरे सहलाने लगा था, जिससे अति की हालत और खराब हो गई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। अति को अपने अंदर हो रहे अजीब से हलचल से और भी ज्यादा घबराहट होने लगी थी। उसे नहीं समझ आता था कि अक्ष के करीब आने से उसे क्यों ये सब महसूस होने लगता था। अति इन सब एहसासों से बिल्कुल अनजान थी। जब अति से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसके कस के अक्ष को जकड़ लिया और अक्ष एक तिरछी स्माइल करते हुए अति को देखने लगा। उसे अति का खुद के करीब आना बहुत अच्छा लगता था और इस वक्त जिस तरह से अति उससे लिपटी हुई थी, उससे उसके चेहरे पर एक सुकून छाया हुआ था। अति उससे जकड़े हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे कुछ होने लगा है। अक्ष अति का छोटा सा चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर धीरे से बोला, वाइफी अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ना करूं तो तुम्हें कुछ करना होगा। अति हैरानी से अक्ष को देखने लगी और अपनी तेज चलती सांसों को कंट्रोल करते हुए बोली, क्या करना होगा मुझे? अति को अक्ष की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और दिल जोरों से धड़कने लगा था। अक्ष अति के गर्दन पर अपने होठ फेरते हुए बोला, किस मी राइट नाउ वाइफी। अति हैरानी से अक्ष को देखने लगी और हकलाते हुए बोली, की किस। अति की नीली आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, जिससे वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अक्ष अति का छोटा सा चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर बोला, हाँ वाइफी, मैंने जो कहा है वो करो, वरना मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिससे तुम्हें बेहद तकलीफ हो सकती है। अति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ही रो देगी। अति को अभी भी खुद को हैरानी से देखकर अक्ष अति का छोटा सा चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब कर लेता है। अब दोनों का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। अक्ष अपनी सर्द आवाज में बोला, आई सेड समथिंग लिटिल वाइफी। अति अक्ष की इतनी सर्द आवाज सुन कांप गई और अपने कांपते होठों को अक्ष के होठों की ओर बढ़ाने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो फंस चुकी थी और इस वक्त उसे अक्ष से बहुत डर भी लग रहा था। उसे डर था, अगर उसने अक्ष को किस नहीं किया तो अक्ष उस पर गुस्सा हो जाएगा, और अगर अक्ष उससे गुस्सा हुआ तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। अति ये रिस्क नहीं ले सकती थी। किस के बारे में सोचते ही उसने अपना सुखाता हुआ गला गिला किया और उसे शर्म आने लगी थी, जिससे उसके दोनों सॉफ्ट से गाल सुर्ख हो चुके थे। अति एक गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करने लगती है। अक्ष अति की हर छोटी छोटी हरकतों को अच्छे से नोटिस कर रहा था। वो अति के पीठ पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, फास्ट वाइफी। अक्ष की आवाज सुनते ही अति कांप गई और उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और फिर धीरे से अक्ष के होठों की ओर बढ़ने लगी। उसने जैसे ही अपने कांपते हुए होठ अक्ष के होठों पर रखे, अक्ष ने अति के कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और खुद से पूरा चिपका लिया। अक्ष धीरे धीरे उसकी नाजुक सी कमर को सहलाने लगा। अति को बिल्कुल भी किस करना नहीं आता था। वो अपने होठों रखकर हटाने जैसे ही वाली थी कि तभी अक्ष ने अपने होठों के गिरफ्तर में उसके होठों को जकड़ लिया। अति की तेज सांसें अब और भी तेज हो चुकी थी। वही अक्ष उसके होठों को धीरे धीरे सक करने लगा था। अक्ष के ऐसा करने से अति के पूरे बॉडी पर एक कर्ट सा दौड़ गया। उसे बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। इस वक्त अति ने अपनी आंखें कस के बंद कर रखी थी और अक्ष के किस में खोई हुई थी। अक्ष उसके होठों को इस तरह से सक कर रहा था जैसे वो अति के उन सॉफ्ट से होठों को पूरी तरह से खा जाना चाहता हो। अति के सॉफ्ट होठों पे अब दर्द होने लगा था और वो अक्ष को खुद से दूर करने लगी थी, लेकिन अक्ष के होठ अति के होठों के उस मीठे एहसास को अपने अंदर समा लेना चाहते थे, जिससे धीरे धीरे अति की हालत और खराब होने लगी थी। उसको अब सांस लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। जब अति की सांसें उखड़ने लगी तब जाकर अक्ष ने अति को छोड़ा और एकटक अति को देखने लग। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और होठों की हालत काफी खराब लग रही थी। अक्ष के छोड़ते ही अति लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसका पूरा चेहरा बिल्कुल किसी पके हुए टमाटर की तरह लाल पड़ चुका था, जिससे वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अक्ष ने सॉफ्टली उसके होठों को सक किया था, लेकिन फिर भी अति को अपने होठों पर हल्का दर्द हो रहा था।
पर इसमें अक्ष की कोई गलती नहीं थी। अति के होठ इतने सॉफ्ट थे कि वो खुद को रोक नहीं पाया। दोनों हस्बैंड वाइफ थे। अक्ष की भी अपनी अगल फीलिंग थी अपनी लिटिल वाइफ को लेकर, पर अक्ष अति के साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। अति ने अपने होठों पर जैसे ही अपना हाथ रखा, उसके मुंह से एक आह निकल गई और वो अक्ष को देखकर रुंधे गले से बोली, आह, ऐसे कौन किस करता है? मुझे लिप पर बहुत दर्द हो रहा है। अति ने जैसे ही अपने होठों को छूना, उसे अपने होठों पर हल्का दर्द महसूस हुआ। अभी उसे अक्ष पर गुस्सा भी आ रहा था। अक्ष ने तुरंत अति को अपने सीने से लगा लिया और एक अजीब सी टोन में बोला, ओह माय लिटिल इनोसेंट वाइफी, तुम इतनी सॉफ्ट क्यों हो? तुम तो मेरी एक छोटी सी सॉफ्ट किस तक झेल नहीं पा रही हो, तो तुम पूरी लाइफ टाइम कैसे मुझे झेलोगी? अति अक्ष से थोड़ा दूर होकर अपनी छोटी तीखी नाक फूलाकर गहरी गहरी सांसें लेते हुए अक्ष को देखने लगी। अति नाक फूलाकर बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह बोली, इसे छोटी सी किस नहीं कहते, इससे तो बहुत बड़ी वाली किस कहना चाहिए। आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मार ही जाऊंगी और मेरी सांसें अटक रही थी और पता नहीं क्यों बहुत अजीब अजीब सा महसूस हो रहा था। और आप कैसे कह सकते हैं ये छोटी सी सॉफ्ट किस थी? अति ने शिकायती लहजे में कहा था और वो इस वक्त बेहद ही क्यूट लग रही थी। अति सच में बहुत मासूम थी। वो अक्ष की शिकायत उसे से कर रही थी। अक्ष अति की नाक पर अपनी नाक रफ करते हुए बोला, अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ वाइफी, क्योंकि अब तुम्हें मुझे इसी तरह पूरी लाइफ टाइम झेलना है। अति हैरानी से अक्ष को देखने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अति अपनी डरी हुई आवाज में अक्ष से बोली, क्या आप लाइफ टाइम मुझे इस तरह से किस करेंगे? उसके चेहरे पर कुछ पसीने की बूंदें उभर आई थी। अक्ष ने अति को अपने सीने से लगा लिया और उसके बाल सहलाते हुए बोला, वाइफी, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही मैं कभी कोई ऑप्शन आने दूंगा, इसलिए अब जल्दी से मेरी आदत डाल लो। अति को अब अक्ष से डर लगने लगा था, लेकिन वो बिना कुछ बोले अक्ष के सीने से लगी और अपनी बेकाबू हो चुके धड़कनों को शांत कर रही थी कि तभी अचानक ही उसे कुछ महसूस हुआ। ये महसूस होते ही उसने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से कर बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। अक्ष अति को अपनी बाहों में भरकर वॉशरूम में लेकर चला गया और उसे नीचे उतर कर बोला, हॉट वाटर से बात लेना, अभी तुम्हारा फीवर ठीक से उतरा नहीं है। अति जल्दी से हाँ में सर हिलाती है तो अक्ष एक नजर अति को निहारने के बाद बाहर आ जाता है। अक्ष के जाते ही अति के होठों पर एक छोटी सी और बेहद प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ स्वरा ने जिद कर रखी थी कि उसे मुंबई में ही कॉलेज करना है, इसलिए अब स्वरा ज्यादा देर न करते हुए आज ही मुंबई जाना चाहती थी। स्वरा की इस जिद से दोनों बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने स्वरा के जिद के आगे हार मान लिया था। उन्हें स्वरा को बस खुश देखना था। वैसे भी जब से अति गायब हुई थी, स्वरा किसी से ढंग से बात नहीं किया करती थी, हमेशा चुपचाप अपने कमरे में ही रहा करती थी। बहुत दिन बाद उसने कुछ मांगा था, वो मना कैसे करते? देवेंद्र जी खुद स्वरा को मुंबई छोड़ने आने वाले थे, इसलिए स्वरा बहुत खुश थी। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और वो अभी निकलने ही वाले थे। शालिनी जी को स्वरा का खुद से दूर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने कस के स्वरा को हग कर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, अपना अच्छे से ख्याल रखना और डेली 2 बार मुझे कॉल करना। स्वरा मुस्कुराते हुए उनसे अगल हुई और प्यार से उसके गालों को चूमते हुए बोली, ओके मदर इंडिया, ये बात आप सुबह से 50 बार बोल चुके हो, अब तो ये सुन सुन मेरे कान में दर्द होने लगा है। देवेंद्र जी जो किसी से कॉल पर बात कर रहे थे, वो अपना कॉल कट कर मुस्कुराते हुए स्वरा से बोले, इतने में तुम्हारे कान दर्द हो रहा है तो मेरा सोचो क्या हाल होता होगा। स्वरा हंसते हुए बोली, डैड कहीं आप पीट ना जाओ, संभाल कर। शालिनी जी घूर कर देवेंद्र जी को देखने लगी तो वो स्वरा को देखते हुए बोले, देखो इस वक्त भी अपनी आंखों से डरा रही है जैसे अभी ही कच्चा खा जाएगी। शालिनी जी दोनों को एक नजर देखकर झूठी नाराजगी दिखाते हुए बोली, हर बार दोनों बाप बेटी मुझे ही गलत साबित करने में लगे रहते हैं, बस अब कुछ नहीं बोलूंगी मैं, अब खुश। स्वरा देवेंद्र जी को कुछ इशारा करती है और फिर दोनों एक साथ शालिनी जी को हक कर लेते हैं। ऐसा होते ही शालिनी जी के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। स्वरा प्यार से उनके एक गाल को चूमते हुए बोली, मॉम आप ना बोलती हुई ही अच्छी लगती हो और अब मेरे जाते वक्त मुंह फूला कर बैठी रहेगी तो कैसे चलेगा, चलो मुझे अच्छे से बाय बोलो। शालिनी जी भी प्यार से स्वरा के बालों को सहलाते हुए बाय करती है और स्वरा उन्हें बाय बोल देवेंद्र जी के साथ मुंबई के लिए निकल जाती है। सहगल मैंशन में निरंजन जी जब से मुंबई से वापस आए थे, उन्हें थोड़ी राहत मिली थी। उन्होंने सबकी आंखों में अति के लिए फिक्र देखी थी। वो अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे। उन्होंने इस वक्त मानसी जी की एक फोटो को अपने सीने से लगा रखा था क्योंकि उन्हें इस वक्त बेहद अकेलापन महसूस हो रहा था। उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी। रॉयल विला मीनाक्षी जी आज बहुत दिनों बाद रॉयल विला आए थी, इसलिए सब बहुत खुश थे।
सब अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी दरवाजे से किसी की प्यारी सी आवाज आई, भाई। इस आवाज को सुनते ही सबके चेहरे अपने आप ही खिल से गए। वही मीनाक्षी जी और कबीर जी इस आवाज में कहीं खोसे गए। सबने अपनी नजरें दरवाजे की ओर घुमाए, जहां अति खड़ी उन्हें ही देख रही थी। अति इस वक्त डार्क चॉकलेट कलर की ड्रेस में थी जो उसके घुटने तक की थी। उसमें अति बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन उसकी खूबसूरती और वो मासूमियत जो अति के चेहरे से ही साफ झलकता था, वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। सब अति को एकटक देखने लगे तो अति क्यूट सी स्माइल के साथ बोली, भाई क्या मैं अंदर आऊं? अब जाकर सब होश में आए और सब हड़बड़ा कर दरवाजे की ओर बढ़ गए, लेकिन उसे पहले ही लक्ष्य सबको पीछे कर खुद अति के सामने आकर खड़ा हो गया। लक्ष्य अति से बहुत प्यार से बोला, भाभी आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आए। अति स्माइल करते हुए अंदर आती है और तभी उनकी नजर मीनाक्षी और कबीर जी पर जाती है। अति किसी अनजान को देखकर अपनी नीली आंखों से एकटक उन्हें देखने लगी। अधिक अति के समाने आकर जबरदस्ती लक्ष्य को अति से दूर खुद उसके पास खड़ा हो गया। लक्ष्य अधिक को गुस्से से घूरने लगा, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अधिक के चेहरे पर मुस्कान छा गई। अधिक अति को मीनाक्षी और कबीर जी की तरफ इशारा कर बोला, लिटिल ये मेरे मॉम डैड है। अति ने एक नजर मीनाक्षी और कबीर जी को देखती है जो एकटक उसे ही देखे जा रहे थे। अति ज्यादा किसी से बाहर मिलती नहीं थी। उसके डैड उसे इसकी परमिशन नहीं देते थे, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उनसे बातें करे। अति को इस तरह से अपने मॉम डैड को देखता पाकर अधिक उसके कंधे पर हाथ रख देखा है। अब अति उसे देखने लगती है तो अधिक उसे बोला, लिटिल क्या हुआ तुम्हें? मेरे मॉम डैड से बातें नहीं करोगी? देखो मेरे मॉम डैड तुमसे मिलने यहाँ आए हैं और तुम उनसे बातें नहीं कर रही हो। अति जल्दी से बोली, नहीं नहीं मुझे करनी है उनसे बात। अति की इस बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। अधिक उसे अपने मॉम डैड की तरह इशारा करता है। अति उन्हें एक प्यारी सी स्माइल के साथ मॉर्निंग विश करती है, जिसके बदले में वो दोनों भी अति को प्यार से विश करते हैं, लेकिन उनकी नजरें एकटक अति पर टिकी हुई थी। उनके इस तरह देखने से वो अधिक की तरफ थोड़ा झुककर धीरे से बोली, भाई ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? अति का सवाल सुन सब मुस्कुराने लगे। सबको इस तरह से मुस्कुराता देख अति सबको नासमझी से देखने लगी। वो इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। अति नासमझी में सबसे बोली, आप सब लोग मुझे देख मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इतना बोल वो लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, भाई आप बताइए ना। लक्ष्य एक मुस्कुराहट के साथ उससे बोला, भाभी आप बहुत प्यारी लग रही है और ये ड्रेस भी आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए सब आपको ही बिना पलके झपकाए देख रहे हैं। अति खुश होकर बोली, सच्ची? अति की इस बात पर सब जल्दी से हाँ में सर हिलाते हैं। मीनाक्षी और कबीर जी अविश्वास से अति को देखते जा रहे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अक्ष इतनी छोटी और मासूस लड़की से शादी करेगा। उन्हें तो लगा था अक्ष अपनी तरह ही किसी तीखी लड़की से शादी की करेगा, लेकिन वो पूरी तरह से गलत निकले। अब मीनाक्षी जी अति को बिना एक पल गवाए अपने सीने से लगा लेती है। पता नहीं क्यों अति को भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। उसे मीनाक्षी जी बहुत अच्छी लगी। उसने भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। मीनाक्षी जी अति से थोड़ा दूर होकर बोली, लक्ष्य ने सही कहा था, बहुत प्यारी सी डॉल हो तुम, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को। मीनाक्षी और कबीर जी को अति से पता नहीं क्यों पर एक अपनापन सा महसूस हो रहा था। कबीर जी भी प्यार से अति के सर पर हाथ रख बोले, चलो भगवान ने कम से कम एक बच्ची तो दी, वरना उन्होंने मुझे बिना मांगे 6 बेटों का सुख दिया, लेकिन एक बेटी नहीं दी। मैं तो एक बच्ची के लिए जैसे तरस सा गया था। कबीर की बात सुन नील जल्दी से बोला, हमारी नीयू है ना? कबीर जी अति को देखते हुए ही बोले, हाँ है वो मेरी बच्ची, प्यार भी हम सब उसे बेहद करते हैं, लेकिन वो इंडिया ही साल में एक बार आती है और कभी कभी तो कई साल में उसके दर्शन होते हैं। ऐसे में मैं तरस जाता था एक बच्ची के लिए, लेकिन अब मेरी ये इच्छा भी भगवान ने पूरी कर दी। कबीर जी ने सबको बहुत प्यार से पाला था, लेकिन उन्हें हमेशा से एक प्रिंसेस की कमी महसूस होती थी और यही हाल मीनाक्षी जी का भी था। दोनों को हमेशा से एक बेबी गर्ल चाहिए थी, इसलिए वो नियति से बहुत प्यार करते थे, लेकिन नियति हमेशा से बाहर ही रहते आई थी और ये बात किसी को पसंद नहीं थी। उनकी लाइफ में एक ही तो लड़की थी, उनकी नियति, लेकिन वो भी उनसे दूर रहा करती थी। इसलिए तो सबको अति का भाई बनना था, ताकि सब अपनी बहन के लिए जो करना चाहते थे अति के लिए कर सके। उसे वो प्यार दे जो उनके दिल में सालों से छुपी हुई है, एक छोटी बहन का प्यार। उन्होंने अति को दिल से अपनी बहन माना था। अति सबको सवालिया नजरों से देखने लगी और बोली, ये नीयू कौन है? अधिक मुस्कुराते हुए बोला, मेरी छोटी बहन है, वो इंडिया में नहीं रहती। अति एक प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, लेकिन मैं तो हूं ना आप लोगों के पास, फिर आप लोग सैड क्यों हो रहे हो?
अति की इस बात पर सबके चेहरे खिल गए और मीनाक्षी जी ने प्यार से अति का सर चूम लिया। अति और अति की मासूमियत ने एक ही मुलाकात में उन दोनों का दिल जीत लिया था। उन्हें अति बहुत पसंद आई थी। अति को भी मीनाक्षी जी और कबीर जी दोनों बहुत पसंद आए थे। अति बहुत जल्दी ही उनसे घुल मिल गई और सब मस्त होकर बैठ गए और बातें करने लगे। सब अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अक्ष गुस्से से अंदर आया। उसके चेहरे पर बेशुमार गुस्सा छाया हुआ था। अक्ष को गुस्से से लाल देख अति की हालत खराब होने लगी थी। अति ने डरकर अपने पास में बैठे अधिक की बाजू कस के पकड़ ली। अति को अधिक की बाजू पकड़े देख अक्ष का चेहरा और खतरनाक हो गया और इस वक्त उसके दोनों हाथों की नसें उभर कर साफ दिखाई दे रही थी। आगे की कहानी सुनाने से पहले मुझे आप सभी से एक विनम्र गुजारिश है। मेरा YouTube चैनल कुछ वक्त से काफी डाउन चल रहा है, जिसके कारण मैन उदास सा रहता है। लेकिन अगर आप सभी का प्यार और सपोर्ट मिल जाए तो मैं हर रोज आपके लिए ऐसी हाई दिलचस्प और कहानियों से भरी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाकर अपना सपोर्ट दिखाएं। आपका एक क्लिक मेरे लिए उम्मीद बन सकता है। चैप्टर 32 तुम्हारी परछाई पर भी सिर्फ मेरे हक है। अक्ष अति को एक झटके से खड़ा कर अपनी बाहों में उठा लेता है और बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकलने लगता है। अक्ष को गुस्से में देख सब घबरा जाते हैं। मीनाक्षी जी जल्दी से अक्ष के सामने आकर बोली, ये क्या हरकत है, अभी इसी वक्त इसे नीचे उतारो। अक्ष ने एक नजर मीनाक्षी जी तो देखा तो मीनाक्षी जी सहम सी गई और खुद ही साइड हो गई। अक्ष कबीर और मीनाक्षी जी की हमेशा से रिस्पेक्ट करता है, लेकिन उसके रास्ते में कोई आए ये अक्ष को पसंद नहीं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अक्ष की एक नजर ही किसी के दिल में डर भरने के लिए काफी है। अक्ष को गुस्से में देख सब समझ जाते हैं इस वक्त अक्ष के सामने कुछ बोलना घातक साबित हो सकता है, इसलिए सब चुपचाप खड़े रहे। अक्ष बिना किसी भाव के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आता है और अति को नीचे उतरकर घूरने लगता है। अक्ष के इस तरह देखने से अति की हालत खराब हो गई और वो डरी सहमी हुई किसी बर्फ की तरह अपनी जगह पर जम सी गई। लेकिन अक्ष की नजरों की तपीस वो सह नहीं पा रही थी, इसलिए वो अपनी नजरें झुकाकर डरी हुई आवाज में बोली, ऐसे मत देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अक्ष अति के दोनों कंधे को पकड़ लेता है और अति की आंखों में गहराई से देखते हुए बिना किसी भाव के सर्द आवाज में बोला, वाइफी क्या जरूरत थी उससे बात करने की? तुम्हें पता भी है उसकी नजरें तुम्हारे लिए कितनी गंदी थी। मुझे तुम्हारे आसपास कोई बर्दाश्त नहीं होता, फिर क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? अक्ष की इतनी सर्द आवाज सुन अति सहम सी गई। अति अपनी नजरें झुकाकर अपनी डरी सहमी आवाज में धीरे से बोली, मैं उनके पास नहीं गई थी, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने खुद मुझसे बात की थी। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची। अक्ष थोड़ी तेज आवाज में बोला, अगर तुम्हें फ्रूट्स खाने थे तो मुझे या फिर तुम्हारे भाइयों में से किसी को बोलना चाहिए था ना, क्या जरूरत थी उससे बात करने की? अक्ष अति के बेहद करीब खड़ा था। उसकी मस्कुलर बॉडी के आगे तो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी मत खा जाए तो फिर छोटी सी अति उसके सामने क्या ही थी। अति को इस वक्त अक्ष से बहुत डर लग रहा था और उनकी इतनी तेज आवाज सुन अति की आंखें नम हो गई। अति सिसकते हुए रुंधे गले में बोली, मैं सच बोल रही हूं, मैं उनके पास नहीं गई थी, आप प्लीज मुझ पर गुस्सा मत होइए ना। अति को अक्ष से इस वक्त बेहद डर लग रहा था और वो उस पल को याद करने लगी जिसकी वजह से अक्ष उससे गुस्सा है। फ्लैशबैक, अति अपने कमरे में बोर हो रही थी, इसलिए अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे चली गई। लेकिन नीचे उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया, इसलिए वो सीधा गार्डन में चली गई थी और फूलों की खुशबू लेने लगी। अति को कुछ फ्रूट्स खाने थे क्योंकि उसने कभी पहले लंदन में इस तरह से पेड़ पर से फल तोड़कर नहीं खाए थे। उसे ऐसा करने से बहुत मजा आता था और ताजे फ्रूट्स का टेस्ट भी उसे बेहद पसंद आए थे। अक्ष ने सारे मेल सर्वेंट को निकल दिया था, लेकिन आज ही कुछ नए मेल सर्वेंट आए हुए थे क्योंकि गार्डन में कुछ ऐसे काम थे जिसे फीमेल सर्वेंट नहीं कर सकती थी। एक सर्वेंट जो थोड़ा यंग था, अति को देखते ही अति की खूबसूरती में कहीं खोसा गया और ऊपर से नीचे तक अति को अजीब नजरों से देखने लगा। उसकी आंखों में अति के लिए हवस थी। अति सबसे बेखबर होकर अपनी ही धुन में खोई हुई थी। उसे कुछ फ्रूट्स खाने थे, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए अति बार बार उछल उछल कर उन्हें तोड़ने की कोशिश करने लगी और इससे वो और भी क्यूट लग रही थी। अति की इस हरकत को देख वो सर्वेंट खुद को रोक नहीं पाया और अति के सामने आकर उससे बोला, मैम क्या मैं आपकी हेल्प करूं? आप उन तक पहुंच नहीं पाओगे। अति खुश होकर जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाती है तो उस सर्वेंट की आंखें चमक जाती है। उसकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। अति इन सब बातों से अनजान थी, उसने उसकी गंदी नजरों को नोटिस ही नहीं किया। अति उसे बताने लगी कि उसे कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं और वो सर्वेंट एक टेडी मुस्कान के साथ अति के लगातार चलते होठों को देख रहा था। अक्ष जो अपनी बालकनी से अति की हर हरकत देख रहा था।
ये देखते ही उसकी काली गहरी आंखें बेहद खतरनाक हो गई। वो बिना एक पल गवाए नीचे चला गया। वो आदमी अति के हाथ में फ्रूट्स रखने के बहाने जैसे ही अति का हाथ टच करने को हुआ कि अक्ष ने अति का हाथ पकड़कर खींच लिया। अति अक्ष को नासमझी से देखने लगती है। उसे अक्ष का ऐसा करना समझ में नहीं आया था। वही अक्ष अपनी खतरनाक नजरों से उस सर्वेंट को देखते हुए अति से बोला, वाइफी अंदर जाओ। अति सर्वेंट के हाथ में पकड़े फ्रूट्स को देखते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, नहीं मुझे ये खाने हैं। जो भी हो पर अति को खाने से बड़ा प्यार था। उसे वो फ्रूट्स खाने थे। अक्ष ने एक नजर अति को देखा और अक्ष के एक नजर देखने भर से अति जैसे डर से कांप सी गई। अक्ष अति को देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, वाइफी मैंने एक बार कहा ना अंदर जाओ, मतलब अंदर जाओ। अक्ष की सर्द आवाज से अति अंदर तक सहम सी गई और तेजी से भागते हुए अंदर आई, लेकिन उसे अक्ष से बहुत डर लग रहा था। अति डर से अपने कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अपने कमरे में ना जाकर सीधा अधिक के कमरे में चली गई। फ्लैशबैक एंड निरंजन जी ने अति को हमेशा एक प्रिंसेस की तरह रखा था। आज तक किसी ने कभी उससे तेज आवाज में बात नहीं की थी। अति बहुत ही सॉफ्ट दिल की लड़की थी। उसे छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता था। अक्ष अति की झुकी हुई नजरों को देखकर बोला, वाइफी अब सर झुकाकर क्यों खड़ी हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अति को इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, जिसकी वजह से उसके आंखों से एक कतरा आंसू बहकर अक्ष के हाथ पर जा गिरा। अक्ष अति के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर ऊपर उठा देता है और ध्यान से उसे देखने लगता है, जो रोने की वजह से पूरी लाल हो चुका था। अति के गोरे सॉफ्ट गालों पर आंसुओं की बूंदें थी और उसकी नाक भी लाल हो चुकी थी। इस वक्त अति के मुंह से हल्की हल्की सिसकी निकल रही थी। उसे अक्ष का रूड बिहेव अच्छा नहीं लग रहा था। अक्ष जानता था अति की उसमें कोई गलती नहीं थी, पर वो अति के ऊपर किसी की नजरें बर्दाश्त कर सकता था और उस आदमी की आंखों में तो अति के लिए हवस भरी हुई थी। उसे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अक्ष एक गहरी सांस लेकर अति का छोटा सा चेहरा, जो इस वक्त रोने की वजह से लाल हो चुका था, अक्ष उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे सहलाते हुए बोला, वाइफी अब से तुम बाहर के किसी भी आदमी से बात नहीं करोगी और मुझे वो तुम्हारे आसपास भी दिखाई नहीं देने चाहिए, ओके। अक्ष की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे देखते ही अति और भी सहम सी गई और सहमी हुई आवाज में बड़ी हिम्मत कर सिसकते हुए धीरे से बोली, क्या मैं भाई से भी बात नहीं कर सकती? अगर मैंने उनसे बात की तो क्या आप तब भी मुझे इसी तरह डटोगे? अति को कुछ ही दिनों में उन सब की आदत सी हो गई थी। वो हमेशा से भाई बहनों के लिए तरसते आए थी। उसे बाहर भी ज्यादा निकलने नहीं दिया जाता था। उसके पास खेलने या अपनी बातें शेयर करने के लिए सिर्फ स्वरा ही थी, लेकिन अब वो भी उसके पास नहीं है। अति को इस वक्त अक्ष से डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपने भाइयों से बात करने के लिए बड़ी हिम्मत कर अक्ष के सामने मुंह खोल पाई थी। अक्ष बिना किसी भाव के बोला, वाइफी तुम उन लोगों से बेशक बात कर सकती हो, वो तुम्हारे भाई है, उनकी नजरें तुम्हारे लिए साफ है, वो कोई बाहर के नहीं है, पर उनसे भी थोड़ी दूरी बनाकर रहना सीख लो। मैं तुम्हें किसी के ज्यादा करीब नहीं देख सकता। अति बस चुपचाप सुन रही थी। अक्ष एक गहरी सांस लेकर बोला, अभी उस सर्वेंट ने तुम्हें जिस नजर से देखा वो अच्छी नहीं थी वाइफी, तुम अभी इन बातों को नहीं समझती हो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, ओके। अति अब तक सहमी नजरों से अक्ष को देख रही थी। अक्ष उसकी नीली आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, वाइफी तुम्हारी परछाई पर भी सिर्फ मेरा हक है। तुम बाहर की दुनिया को नहीं जानती हो, तुम्हें नहीं पता लोगों की सोच कितनी गिरी हुई हो सकती है। तुम्हें अभी बाहर की दुनिया को अच्छे से समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा और वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अति सिर्फ हाँ में सर हिलाती है। अक्ष एक नजर अति की लाल आंखों को देखता है और उसे बैठा कर उनके सॉफ्ट गालों से आंसुओं को साफ लगता है। अति धीरे धीरे सिसकते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, अपने बेवजह मुझ पर गुस्सा किया। अति की बात सुनकर अक्ष एक अजीब सी टोन में उससे बोला, वाइफी तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हें कोई गलत तरीके से छूना तो दूर, अगर किसी ने उस नजरों से तुम्हें देख भी लिया तो ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। अक्ष ने ये इस तरह से कहा था कि अति को उसकी बातें सुनाई नहीं दी, लेकिन अक्ष के कानों में अति की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। अक्ष अति के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, वाइफी अब से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। अति हाँ में सर हिलाती है तो अक्ष उसे अपनी बाहों में भरकर अति के बालों को सहलाते हुए बोला, अब रोना बंद करो और चलो सो जाओ। अति कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अक्ष के सीने में अपना सर रख लेती है। कुछ भी कहो, लेकिन उसे अक्ष की बाहों में बेहद सुकून मिलता था। दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा जो इस वक्त अंधेरे से भरा हुआ था, बस हल्की सी रोशनी थी। उसी कमरे में एक लड़का एक सोफे में बैठा एकटक अपने फोन को निहार रहा था। शायद वो किसी की फोटोज देख रहा था।
वो अपने फोन में खोया हुआ था कि तभी एक आदमी डरे सहमे अंदर आया और सर झुकाकर अपनी डरी हुई आवाज में बोला, बॉस। वो लड़का उसको बोलने का इशारा करता है तो वो आदमी डरते हुए ही बोला, बॉस हमने बहुत कोशिश की पर मैम का कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। ये सुनते ही वो लड़का गुस्से से भर गया। उसने अपने सामने पड़ी फ्लॉपोल्ट को उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारा और गुस्से से लाल होकर चिल्लाया, मेरी डॉल कितने दिनों से मिल नहीं रही और तुम सब उसे ढूंढने की बजाय बहने बना रहे हो। वो लड़का गुस्से से आग बबूला होकर उस आदमी पर टूट पड़ा जिसके सर से पहले से ही तेजी से खून बह रहा था। उस पर वो लड़का और भी तेजी से अपने पैरों के तले कुचलने लगा। वो आदमी दर्द से कराहने लगा और कराहते हुए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने बुरी तरह से उसका सर कुचल दिया और उसके ऊपर झुककर बोला, मैंने तुम्हें मेरी डॉल पर नजर रखने के लिए रखा था, लेकिन तुमने क्या किया? तुमसे एक छोटा सा काम नहीं हो पाया। जब तुम किसी काम के ही नहीं तो जीकर क्या करोगे? इतना बोल उसने उस आदमी को उठाया और उसका सर दीवार पर दे मारा, जिसके साथ ही एक चीख वहां गूंज उठी और उसकी सांसें वहीं पर थम गई। वो लकड़ा फर्श पर फिरा, अपना फोन उठाकर उसमें किसी लड़की की फोटो को देखने लगा। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। वो लड़का एकटक उस फोटो को निहारते हुए बोला, मेरी डॉल कहाँ चली गई? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करता हूं, पर तुम कहीं भी चली जाओ तुम मेरी ही हो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। इतना बोल वो लड़का पागलों की तरह उस लड़की की फोटोज को अजीब तरह से यहाँ वहां टच करने लगा। उसके टच करने के तरीके से ऐसा लग रहा था अगर वो लड़की उसके सामने आ जाए तो वो उसे कच्चा ही खा जाएगा। उसकी आंखों में उस लड़की को पाने का जुनून साफ दिखाई दे रहा था। रॉयल विला अति अक्ष की बाहों में सिसकते सिसकते ही सो गई थी। उसे बचपन से ही किसी के थोड़ी सी भी ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं थी। वो बड़े लाड प्यार से पाली पड़ी थी। अक्ष एकटक उसे ही निहार रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त अजीब से भाव थे जिसे समझ पाना मुश्किल था। अक्ष ने अति की नींद खराब किए बिना ही अति को बेड पर लेटा दिया। अक्ष की नजरें एकटक अति के छोटे से चेहरे पर टिकी हुई थी, जिस पर अब तक आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अक्ष ने धीरे से अति के चेहरे पर हाथ फेरा तो अति नींद में ही कसमसाने लगी। अक्ष अति के माथे पर अपने होठ रख धीरे से उससे बोला, तुम्हारे डैड ने तुम्हें हद से ज्यादा नाजुक बना दिया है वाइफी। तुम इतनी इनोसेंट हो कि तुम्हें किसी की कुछ समझ ही नहीं है, लेकिन तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मेरी हो। इतना बोल अक्ष कमरे से निकल गया। अक्ष की आंखें इस वक्त खतरनाक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था अब किसी की जान तो जानी पक्की है। सब जो हॉल में बैठे अति के बारे में सोच रहे थे अक्ष का डार्क फेस देख और डर गए। अक्ष बिना किसी को देखते ही तेज कदमों से बाहर निकाल जाता है और अपनी कार में बैठकर बड़ी ही तेजी से निकल गया। मुझे पता है आप लोगों को मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, पर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं डेली चैप्टर नहीं दे पा रही। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों मेरी स्टोरी का को वेट करना पड़ रहा है। CH33 वो सह नहीं पाएगी। अक्ष के विला से निकलते ही सब एक दूसरे को देखने लगे और एक साथ सबकी नजरें ऊपर चली गई। इस वक्त उन सबके दिलो दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था। लक्ष्य जल्दी से अक्ष के कमरे की तरफ भागा और उसके पीछे ही सब तेजी से अक्ष के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। जिस तरह से अक्ष अति को अधिक के कमरे से अपने साथ जबरदस्ती लेकर गया था और अभी थोड़ी देर पहले उसके चेहरे के हाव भाव देखकर सब थोड़ा डर से गए थे। सब जैसे ही अक्ष के कमरे के बाहर पहुंचे सबका मुंह ही बन गया, क्योंकि डोर बाहर से लॉक था और वो अक्ष के पासवर्ड से ही खुल सकता था। ये पासवर्ड अक्ष के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। लक्ष्य अजीब सा मुंह बनाकर सबसे बोला, भाई भाभी को अंदर बंद कैसे कर सकते हैं? अगर उन्हें कुछ चाहिए होगा तो? अगर उन्हें इस वक्त हमारी जरूरत हुई तो? भाई ने ये अच्छा नहीं किया। वो भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब लक्ष्य को कौन बताए। अक्ष ने अति की जरूरत की सारी चीजें पहले ही रूम में रखवा दिया था ताकि उसके आने से पहले अगर अति उठी तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसने लॉक इसलिए लगाया था क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई अति को डिस्टर्ब करे, और वो ये अच्छे से जानता था उसके विला से निकलते ही सब भागकर अति के पास आएंगे। अधिक को अक्ष पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से दरवाजे को देखते हुए बोला, अक्ष ने लिटिल के साथ कुछ किया तो नहीं होगा ना? अक्ष को देखकर मुझे लिटिल के लिए बहुत डर लग रहा है। वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, भगवान करे उसका गुस्सा लिटिल पर न उतारा हो। अधिक की बात सुन सब घबरा से गए। मीनाक्षी जी परेशान होकर एकटक दरवाजे को देखने लगी तो मान सबको शांत कराते हुए एक गहरी सांस बोला, जहां तक मैंने देखा और समझा है बॉस मैम को हॉट नहीं करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैम बिल्कुल ठीक होगी। कबीर और मीनाक्षी जी को छोड़कर सबको मान की बात सही लगी, क्योंकि उन्होंने देखा था अक्ष अति को किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता था और उसका वो सॉफ्टनेस सिर्फ और सिर्फ अति के लिए था। लक्ष्य बुरा सा मुंह बनाकर बोला, भाई सच में डेविल है और भाभी उस डेविल की क्यूट सी इनोसेंट बेबी डॉल।
लक्ष्य की बात सुन नील एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोला, जैसे भी हो पर दोनों साथ में कमाल के लगते हैं। सब नील की बातों से सहमत थे। उन्हें अक्ष और अति की जोड़ी बहुत पसंद आई थी। उन्हें साथ देखकर ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया हो। सब अति के बारे में बातें करने लगे। वही अति गहरी नींद में खोई हुई थी। दूसरी तरफ अक्ष की कार हवाओं को चीरती हुई तेजी से एक विला के सामने आकर रुकी और अक्ष अपने डार्क एक्सप्रेशन के कार से निकलकर विला के बेसमेंट के अंदर जाने लगा। ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड अपना सर झुकाकर खड़े थे और उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर था जो हमेशा से अक्ष को देखते ही उनकी आंखों में उतर जाया करता था। अक्ष जैसे जैसे अंदर की ओर बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे किसी के दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें उस बेसमेंट में गूंज रही थी। उस चीख को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कोई बड़ी ही बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा हो। अक्ष एक जगह आकर रुक गया और अपनी जलती हुई नजरों से अपने सामने दर्द से कराह रहे आदमी को देखने लगा। उस आदमी के बॉडी पर कपड़े के नाम पर बस कुछ ही कपड़े थे और उसका पूरा बदन जख्मों से भरा पड़ा था जो काफी गहरा लग रहा था, जिससे खून रिस रहा था। और उस आदमी की इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वो वहां से उठ भी सकते। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। उस आदमी ने जैसे ही नजरें उठाकर अक्ष को देखा तो डर से पूरी तरह कांपते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से बड़ी मुश्किल से बोला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। ये आदमी कोई और नहीं वो सर्वेंट था जिसने अति पर अपनी नजरें डालने की गलती की थी, जिसकी सजा उसे इस तरह से मिल रही थी कि अब उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे मरने की इच्छा हो रही थी, लेकिन उनकी ये इच्छा तब तक पूरी नहीं हो सकती थी जब तक अक्ष की मर्जी ना हो। अक्ष झुका और अपनी काली गहरी खतरनाक नजरों से उसे घूरते लगता है। उनकी आंखें इस वक्त बेहद खतरनाक लग रही थी। अक्ष बेहद सर्द आवाज में उससे बोला, ये तो तुम्हें उस पर अपनी नजर डालने से पहले सोचना चाहिए था। वो मेरी है, सिर्फ मेरी, और उस पर मैं किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें पता भी नहीं है तुमने क्या किया है। तुम्हें मेरी लिटिल गर्ल पर अपनी नजरें डाली है और इसकी तुम्हें वो सजा मिलेगी किसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अक्ष की बातों से वो आदमी बुरी तरह सहम गया। अक्ष ने अपने सामने खड़े ब्लैक यूनिफॉर्म पहने एक गार्ड को कुछ इशारा किया। अक्ष का इशारा समझते ही वो तुरंत वहां से चला गया और थोड़ी ही देर में वो अपने हाथ में 2 पैकेट पकड़े अक्ष के सामने सर झुकाकर खड़ा था। अक्ष ने उस गार्ड को खड़ा देखकर गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अब क्या सब कुछ बताना पड़ेगा। वो गार्ड तुरंत उस पैकेट को खोलते लगता है और उस पैकेट को देखते ही उस सर्वेंट की हालत खराब हो गई और वो चिल्लाते हुए अक्ष के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज ऐसा मत कीजिए। उसके बॉडी में दर्द की लहर दौड़ रही थी, लेकिन अक्ष उसको उस पर जरा सी भी रहम नहीं आया। उनके आंखों के सामने बार बार वो सीन घूम रहा था जब उस आदमी ने उसकी लिटिल गर्ल पर अपनी गंदी नजर डाली थी और उसे टच करने की सोच रहा था। अति की नम आंखें जैसे ही अक्ष की नजरों से सामने आई वैसे ही अक्ष की आंखें बेहद लाल हो गई। उसने अपनी लाल आंखों से उस गार्ड को इशारा किया तो गार्ड ने दोनों पैकेट खोले और नमक मिर्ची को उस आदमी के पूरी बॉडी के जख्मों पर रफली रखड़ने लगा। अपने ताजे जख्मों पर नमक मिर्ची पड़ते ही वो आदमी तड़प उठा और दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन इससे वहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अक्ष उस गार्ड से लाल मिर्च का पैकेट लेकर उसमें से तीखी मिर्च निकलने लगा और उस आदमी के आंखों में आंखों डालकर बोला, इन्हीं गंदी आंखों से मेरी लिटिल वाइफी पर अपनी गंदी नजर डाली थी ना, अब देखते जाओ इन आंखों के साथ क्या क्या होता है। अक्ष ने बड़ी बेरहमी से उस तीखी लाल मिर्च पाउडर को उस आदमी की दोनों आंखों में भर दिया, जिससे वो आदमी छटपटाने लगा, जिसकी आंखें जल रही थी और उसके पूरी बॉडी में बेतसा दर्द हो रहा था और साथ में नमक मिर्ची ने उसके जख्मों को और दर्दनाक बना दिया था। वो चिल्लाते हुए अपनी जान की भीख मांगे लगा तो अक्ष बड़े आराम से खड़ा होकर एक ठंडी आह भरकर अपने गार्ड को खतरनाक लुक देकर बोला, गलती से भी इसे 1 सेकंड तक की राहत नसीब ना हो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाऊंगा। गार्ड खड़े खड़े ही कांप गए क्योंकि अक्ष ने ये जिस लहजे से कहा था वो उसके दिलों में दहशत भर रहा था। उन्होंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया तो अक्ष ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। उसके आंखों के सामने अति का मासूम चेहरा घूमने लगा, लेकिन इस बार उसकी नीली मासूम आंखों में नमी थी और साथ में उसके चेहरे पर दर्द भी दिखाई दे रहा था। उसने एक झटके से अपनी आंख खोली। इस वक्त अक्ष सच में एक डेविल लग रहा था। उसने उस आदमी को अपनी धधकती हुए आंखों से घूरते हुए कहा, इसकी आंखों के साथ साथ पूरी बॉडी को महसूस कराओ कि इसने किस पर अपनी नजरें डालने की गलती की है। अक्ष ने अब अपनी नजरें सारे गार्ड पर घुमाए और अपनी कड़क आवाज में कहा, और हाँ, तुम सब भी कभी गलती से भी किसी लड़की को उस नजर से मत देखना जिससे उसके रूह को चोट पहुंचे। प्यार करो, शादी करो,
जो करना है करो, लेकिन अपनी नीयत साफ रखो, और अगर तुमने कभी किसी लड़की की रूह को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगा जो अभी इसका है, बल्कि इससे बुरा भी हो सकता है, तो याद रहे। अक्ष की बात सुन सबने बिना एक पल गवाए तुरंत हाँ अपना सर हिलाया। अक्ष ने एक नजर उस आदमी को देखा जिसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था ये तो बस शुरुआत है, अभी तो अक्ष ने उसके लिए काफी कुछ सोच रखा है जिसकी शायद ही किसी ने अपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। अक्ष तेजी से वहां से निकल गया और अपनी कार में बैठा गया, और अपना कार ड्राइव करते हुए ही उसने एक नजर अपने फोन पर डाली। उसने फोन कार में ही छोड़ दिया था। फोन को ऑन करते ही अक्ष की आंखों छोटी हो गई, क्योंकि अधिक और लक्ष्य के ना जाने कितने ही कॉल आ चुके थे। अक्ष अचानक ही हल्का सा मुस्कुराया और फोन को ओपन कर देखने लगा, जिसमें 100 से भी ज्यादा मैसेज आ चुका था। अक्ष जानता था ये होने वाला है, इसलिए तो उसने फोन कार में ही छोड़ दिया था। अक्ष अपनी फोन की स्क्रीन में अति की क्यूट सी फोटो को निहारते हुए बोला, सबकी जान बनती जा रही हो तुम माय लिटिल गर्ल, लेकिन याद रखना तुम्हारी जान सिर्फ मेरी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी। अक्ष की आंखों में एक अजीब सा जुनून दिखाई दे रहा था, लेकिन चेहरे के भाव एकदम अलग ही लग रहे थे। आंखें कुछ और कह रही थी और चेहरे कुछ और। अक्ष के दिमाग के साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज भी किसी के समझ से परे था। रॉयल विला अक्ष जैसे ही अंदर आया और ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगा तो मीनाक्षी जी उसके सामने खड़े हो गई। अक्ष जनता था मीनाक्षी जी क्या कहना चाहती है। मीनाक्षी जी कुछ कह पाती उससे पहले ही अक्ष मीनाक्षी जी को सोफे पर बैठा कर आराम से बोला, वो ठीक है और अभी सो रही है। मीनाक्षी जी एक ठंडी आह भरकर बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। बताओ मेरी बच्ची को खाने में क्या क्या पसंद है, आज मैं सब उसके पसंद का बनाऊंगी। अक्ष साफ माना करते हुए बोला, आप काफी दिनों बाद आए हैं तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आराम करें, और डिनर बनने के लिए यहाँ काफी लोग हैं। मीनाक्षी जी मुस्कुरा कर बोली, वही तो, आज मैं कितने दिनों बाद यहाँ आई हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए अपने हाथों से खाना बनाना है। आज सब मेरी बच्ची के पसंद का बनेगा। तुम मुझे उसके पसंद की सारी डिश बताओ, मैं अभी बनाती हूँ। अक्ष ने मीनाक्षी जी को अति की पसंद की सारी डिश बताई और ये भी बताया कि उसे क्या क्या नहीं पसंद है। अक्ष की बात सुन सब बस मुंह फाड़े अक्ष को ही देखते रह गए, क्योंकि अक्ष को अति की हर एक छोटी सी छोटी चीज के बारे में अच्छे से पता था। मीनाक्षी जी अक्ष के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, वो बहुत मासूम है, उस पर कभी अपना गुस्सा मत निकालना, वो सह नहीं पाएगी। अक्ष ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ गया, और जैसे ही वो अंदर आया उसकी नजर सबसे पहले बेड पर सोई अति पर गई। वो बेड पर बैठे बिना अपनी पलकें झपकाए एकटक अति को निहारने लगा, और वैसे ही 1 घंटा निकल गया, लेकिन अक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका अति से मन ही ना भरा हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। थोड़ी देर बाद अति की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसे अक्ष का गुस्सा याद आ गया, और वो याद आते ही अति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने धीरे से अपनी नीली आंखें खोली, लेकिन आंखें खुलते ही वो सहम सी गई, क्योंकि अक्ष उसके बिल्कुल सामने ही बैठा हुआ एकटक उसे ही निहार रहा था। अति एक झटके से बेड से उठकर बैठ गई। उसे अक्ष से बहुत डर लग रहा था। उसको लगा अक्ष फिर से उस पर गुस्सा करने वाला है, इसलिए वो डरते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया सच्ची। अक्ष अति को खुद से इतना डरता देख एक गहरी सांस लेकर अति के बिखरे बालों को सही करते हुए बोला, तुम डर क्यों रही हो, देखो मुझे। अति अपनी नजरें झुकाए हुए ही जल्दी से 2 बार नामे सर हिलाती है। अक्ष अति का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, क्या मेरी लिटिल वाइफी नाराज है मुझसे। अति बड़ी ही मासूमियत से हाँ में सर हिलाती है। अति की आंखें हल्की नम हो गई और वो रुंधे गले से बोली, आप बहुत बुरे हो, अपने मुझ पर गुस्सा किया, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी, वो खुद आए थे मेरे पास। अक्ष अति के चेहरे को देखते हुए धीरे से उसके दोनों गालों को सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें उन लोगों से दूर रखना जरूरी है। तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम्हें नहीं पता उसकी नजर तुम्हारे लिए कैसे थी। मैं तुम्हें धीरे धीरे सब समझ दूंगा। अति ना समझी से अक्ष को देखने लगी तो अक्ष अति को समझाते हुए बोला, तुम जैसा दुनिया को समझती हो दुनिया वैसी नहीं था, ये तुम्हारी सोच में कहीं अलग है। इस दुनिया में दिखाई कुछ और देता है और होता कुछ और ही है। तुम्हें पता है तुम बहुत मासूम हो और ये दुनिया तुम्हारी मासूमियत को खा जाएगी, जो मैं हर जगह नहीं होने दूंगा। अति हैरानी से अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी कर अक्ष को देखने लगी और बड़ी मासूमियत से बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मासूमियत क्या कोई खाने की चीज होती है। अक्ष अति की मासूमियत देख बस उसे देखते रह गया। तभी अति के दिमाग में कुछ आया और उसने अपनी दोनों आंखें छोटी कर ली और गुस्से से नाक सिकुड़ कर बोली, आप मुझे बुद्धू बना रहे हो ना। अक्ष उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, ओह माय लिटिल गर्ल, तुम सच में बहुत ही इनोसेंट हो और तुम्हारी इस मासूमियत को मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा। मुझे तुम इसी तरह पसंद हो।
अति ने घूरकर अक्ष को देखा और अपना मुंह फूला लिया और नाराजगी से बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अक्ष अति को मानना अच्छे से जानता था। उसने अति के माथे पर अपने होठ रख दिया तो अति की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। अक्ष के इस तरह उसके माथे पर अपने होठों से छूने से अति को एक अजीब सी सुकून महसूस होती थी। अक्ष अति के चेहरे पर आए बालों को सही करते हुए बोला, तुम तो मुझसे गुस्सा हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए लाई हुई तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम लक्ष्य को दे दूं? अति ने जैसे ही आइसक्रीम सुना उसके मुंह में पानी आने लगा। वो खुशी में सब भूल गई और उसकी आंखें एक झटके से खुल गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। अति क्यूट सा फेस बनाकर जल्दी से बोली, सच्ची आप मेरे लिए मेरी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आए हो? अक्ष ने हाँ में सर हिलाया तो अति खुश होकर किसी बच्चे की तरह अपने हाथ आगे कर बोली, तो फिर कहाँ है मेरी आइसक्रीम? अक्ष एकटक अति के चेहरे को देखने लग। अति के पिंक होठों पर एक छोटी सी स्माइल थी, लेकिन ये छोटी सी स्माइल किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी। CH34, तुम्हारा सेंस भी तुम्हारे दिमाग की तरह खराब हो चुका है। शाम का वक्त लक्ष्य की एक जरूरी मीटिंग थी जो एक 7 स्टार होटल में रखी गई थी और इस वक्त लक्ष्य के साथ नील भी था और मीटिंग के बाद लक्ष्य का मूड थोड़ा खराब लग रहा था। इस बार की मीटिंग उसकी काफी अच्छी गई थी, लेकिन कुछ बिजनेसमैन के क्वेश्चन से उसका दिमाग खराब हो चुका था। दोनों होटल से बाहर निकल ही रहे थे कि नील लक्ष्य पर हंसते हुए बोला, कब बड़ा होगा तो एक छोटी सी मीटिंग में तेरी हालत खराब हो जाती है। मुझे तो कभी कभी खुद पर तरस आता है कि मैं तुझ जैसे गधे का असिस्टेंट हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये तो मेरी अच्छाई है जो तुझ जैसे सरफिरे इंसान को झेल रहा हूँ। एक तो पहले से लक्ष्य का मूड खराब था और नील की बात सुन वो गुस्से नील को घूरते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा। नील जोर जोर से हंसते हुए बोला, बड़ा आया मुंह तोड़ने वाला, जरा टच करके तो दिखा। लक्ष्य ने घूर कर नील को देखा और जोर लगाकर एक झटके से नील को धक्का दिया और अचानक हुई इस हरकत से नील संभाल नहीं पाया और सामने से आती एक लड़की से टकरा गया और दोनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। इस वक्त नील उस लड़की के ऊपर था। नील की भरी भरकम बॉडी के नीचे वो लड़की दब सी गई थी। नील की नजरें जैसे ही उस लड़की के चेहरे पर गई, उसकी नजरें तो जैसे उस लड़की पर अटक सी गई थी। उस लड़की ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो लड़की दिखाने में काफी खूबसूरत थी। अचानक गिरने से उस लड़की की कमर पर लग गई थी। उसने अपनी आंखें खोली और दर्द से बोली, आह मेरी कमर। उसने गुस्से से नील को घूरा। इस वक्त दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। वो लड़की एकटक नील को गुस्से से घूरने लगी और गुस्से से अपना पूरा जोर लगाकर नील को खुद के ऊपर से धक्का दिया और चिल्लाकर बोली, इडियट दिखाई नहीं देता क्या? अचानक हुई इस हरकत से नील संभाल नहीं पाया और दूसरी साइड में गिर गया। लक्ष्य तो उस लड़की को मुंह फाड़े बस देखता ही रह गया। उसको बड़ा मजा आ रहा था और उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान छाई हुई थी। नील जैसे ही उस लड़की के ऊपर से हटा, लड़की ने एक राहत की सांस ली और उठ गई तो नील भी जल्दी से उठकर गुस्से से चिल्लाया, यूं तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं? कोई किसी को इस तरह से धक्का देता है क्या? वो लड़की भी गुस्से से बोली, एक तो तुम्हारे अंदर तमीज नाम की चीज नहीं है और ऊपर से तुम्हारी आंखें भी खराब है। जल्दी से किसी अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराओ वरना किसी दिन जान से जाओगे। इतना बोल वो मुंह बनाकर आगे बढ़ने लगी। वो अपना एक कदम भी बढ़ा पाती उससे पहले ही नील गुस्से से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नील गुस्से से लाल होकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? वो लड़की अजीब सा मुंह बनाकर बोली, आए अंधे, पहली बात तो तुम मुझसे आकर टकराए थे और सॉरी बोलने की बजाय मुझे ही सुन रहे हो। बड़े अजीब आदमी हो तुम। मुझे तो लगता है तुम्हारा ऊपरी हिस्सा पूरा खाला पड़ा है। उस लड़की की बात सुन लक्ष्य जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी सुन नील का गुस्सा और बढ़ गया। रॉयल विला अति इस वक्त अक्ष की गोद में बड़े आराम से बैठी हुई थी और उसके हाथ में उसकी फेवरेट आइसक्रीम थी जिसे वो छोटे बच्चे की तरह खाने में बिजी थी। अक्ष ने उसे इस तरह से अपनी लैप में बैठाया था कि अति का चेहरा ठीक उसके सामने था और उसकी दोनों टांगें अक्ष के कमर में लिपटी हुई थी, लेकिन अति अक्ष के सामने इस तरह से भी कंफर्टेबल थी। अति आइसक्रीम खाते हुए बोली, वाओ ये कितनी टेस्टी है। अक्ष अति के होठों को एकटक देखने लगा जिस पर पूरा आइसक्रीम लगा हुआ था और अति जिस तरह से खा रही थी वो बहुत क्यूट लग रही थी। अक्ष के आंखों के सामने एक सीन घूमने लगा। एक छोटी सी लेकिन बेहद क्यूट सी बच्ची जिसके होठों पर प्यारी सी स्माइल थी। वो लगभग 4-5 साल की होगी। वो बच्ची दिखने में किसी एंजल की तरह दिखती थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर छाया हुआ था। वो छोटी सी बच्ची बीच के किनारे किसी लड़के के गोद में बैठी आराम से अपनी आइसक्रीम खा रही थी। उस बच्ची ने अपनी दोनों पैर उस लड़के के कमर के अगल बगल से लिपटा लिए थे और उसका मासूम सा चेहरा उस लड़के के बेहद करीब था।
वो इस तरह से खा रही थी कि उससे उसके गाल, छोटी सी नाक और होठ के साथ साथ उस लड़के के कपड़े तक खराब हो रहे थे, लेकिन इससे उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजरें तो बस उस बच्ची के छोटे से चेहरे पर टिकी हुई थी जो इस वक्त बेहद क्यूट लग रही थी। अचानक से अक्ष अपने सेंस में आया जब अति उसके कंधे को हिलाते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, आप कहाँ खोए हो? अक्ष अपने सेंस में आते ही एकटक अति को देखने लगा और तभी उसकी नजरें अति के होठों पर गई जो बिल्कुल उस छोटी सी बच्ची की तरह आइसक्रीम से सनी हुई थी। अक्ष अति के होठों को देखते हुए ही बोला, तुम्हें नहीं लगता जिसने तुम्हें इतनी टेस्टी आइसक्रीम ला कर दी है, तुम्हें उसे भी एक बार पूछना चाहिए। अति ने एक नजर अक्ष को देखा और क्यूट सा फेस बनाकर बोली, आप भी खाओगे? अक्ष ने हाँ में पलके झपकाए तो अति अपने हाथ में पकड़ी अपनी फेवरेट आइसक्रीम को देखने लगी। उसका बिल्कुल भी ये शेयर करने का मन नहीं था और ये बात अक्ष उसके चेहरे को देखकर साफ बता सकता था। अति बड़ी मासूमियत से अक्ष को देखने लगी और धीरे से बोली, आप ज्यादा तो नहीं खाओगे ना? अक्ष अति के होठों पर लगी आइसक्रीम को देख रहा था। उसके होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई और वो अति के चेहरे के करीब जाकर बोला, माय लिटिल वाइफी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारी आइसक्रीम भी खत्म नहीं होगी और मैं उसे अच्छे से खा भी लूंगा। अति को अक्ष की बातें और उसकी गहराई बिल्कुल भी समझ नहीं आई। उसने हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी पलकें 2 बार झपका कर अक्ष से कहा, क्या ऐसा हो सकता है? अक्ष ने हाँ में गर्दन हिलाई तो अति खुश होकर बोली, तो ठीक है, आप वैसे ही खाओ। अक्ष हल्का सा मुस्कुराया और अति का मासूम सा चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, एक बार अच्छे से सोच लो, अगर मुझे ये आइसक्रीम पसंद आई तो मैं इसे जी भर कर खाऊंगा और फिर तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। अति अपने होठों को पाउट कर बोली, आपको जितना खाना है खा लीजिए, लेकिन अगर मेरी सारी आइसक्रीम खत्म हो गई तो आप मुझे ढेर सारी मांगा दोगे ना? अक्ष ने हाँ कहा तो अति खुश होकर अपने हाथों में पकड़ी हुई आइसक्रीम अक्ष के सामने कर प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, तो ठीक है, आपको जितना खाना है खा लीजिए। अक्ष ने अति के हाथों से वो आइसक्रीम लिए और साइड वाली टेबल पर रखा दिए। अक्ष के ऐसा करने से अति हैरानी से उसे देखने लगी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अक्ष बिना एक पल गवाए अति के आइसक्रीम के भरे होठों पर अपने सख्त होंठ रख दिए। अति के शब्द उसके मुंह के अंदर ही रह गए और अक्ष धीरे धीरे अति के होठों को सक करते हुए उसके होठों की सारी मिठास को अपने अंदर ले रहा था। अति तो जम सी गई, उसने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसकी धड़कनें 100 की स्पीड में भाग रही थी। अति ने कस के अक्ष की कमर को जकड़ लिया। उसके अंदर बहुत ही अजीब सी हलचल पैदा होने लगी थी जो उसे बहुत बेचैन कर रही थी। दूसरी तरफ लक्ष्य की हंसी नील का गुस्सा बढ़ा रही थी। नील उस लड़की को गुस्से में घूरते हुए बोला, मुझे कुछ बोलने से पहले खुद के आंखों का अच्छे से इलाज कराओ। मुझे तुम्हारी आंखों की हालत कुछ ठीक नहीं लगती, वरना तुम्हारे सामने खड़े मुझ जैसे इतने डैशिंग, क्यूट और हैंडसम लड़के पर चिल्लाने से पहले लड़कियों 1000 बार सोचे। उस लड़की की आंखें छोटी हो गई और वो अजीब नजरों से नील को घूरते हुए बोली, तुम और हैंडसम अच्छा मजाक था, पर मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। मुझे तो लगता है तुम्हारा सेंस भी तुम्हारे दिमाग की तरह ही खराब हो चुका है। इतना बोल वो हंसने लगी। लक्ष्य को तो बड़ा मजा आ रहा था। वो उस लड़की के सामने आकर नील को घूरते हुए बोला, सही कहा तुमने, ये गधा ही है। वो लड़की लक्ष्य को स्माइल पास करते हुए बोली, आप इस गधे को समझाइए मुझसे उलझने की गलती ना करे, वरना मैं इसकी सारी हड्डी ही तोड़ दूंगी। लक्ष्य भी एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे हाई फाई देते हुए बोला, हाँ जरूर, इसे तो लड़कियों से बात करना भी नहीं आता, पर मैं हूं ना, मैं इसे अच्छे से तमीज सिखाऊंगा। नील लक्ष्य को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा तो लक्ष्य ने अपनी चमकाती हुई सफेद बत्ती सी दिखा दी। नील उस लड़की को उंगली पॉइंट कर बोला, ओए बिना दिमाग की बंदरिया, खुद तो अकल से पैदल है, बड़ी आए मुझे अकल देने वाली। नील की बात सुन उस लड़की का पारा हाई हो गया, उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने गुस्से से अपनी नाक सिकुड़ ली और बोली, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना। वो लड़की अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही नील उसकी बात काटकर जोर से बोला, वरना क्या क्या कर लोगो तुम? उस लड़की ने गुस्से में जल्दी से नील का दायां हाथ पकड़ा और अपने तेज दांतों के बीच फंसाकर जोर से काट लिया। उस लड़की के ऐसा करने से नील को अपने दाएं हाथ पर तेज दर्द महसूस हुआ और उसके मुंह से एक चीख निकल गई, आह। नील ने अपने हाथ को देखा जहां उस लड़की ने काट लिया था और वहां से हल्का हल्का खून निकल रहा था। नील कुछ कर पाता उससे पहले ही लक्ष्य उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। नील गुस्से से लक्ष्य को साइड करते हुए बोला, तू हट सामने से, इस जंगली बिल्ली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? चुड़ैल, डायन, छिपकली, तुझे तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। वो लड़की अपने लिए से सब सुन गुस्से से बस फटने ही वाली थी कि तभी एक लकड़ा तेजी से भागते हुए आया और कस के उस लड़की के दोनों हाथों को पकड़कर बोला, वो मेरी झांसी की रानी, तुम यहां भी शुरू हो गई। वो लड़की कुछ बोलने ही वाली थी कि वो लकड़ा उसे शांत कराते हुए बोला, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता स्वरा।
जी हाँ, ये स्वरा थी जो अति के ना मिलने से पहले से ही बहुत परेशान थी और अब नील की बातें उसका गुस्सा बढ़ा रही थी। स्वरा उस लड़के से खुद को छुड़ाते हुए बोली, मित तुम नहीं जानते इसने मुझे क्या क्या कहा। तुम छोड़ो मुझे इसे, तो मैं अभी बताती हूँ। मित लक्ष्य और नील को देखकर बेचारगी से बोला, इसे थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है, आप बुरा मत मानिए। नील गुस्से से चिल्लाया, जनलेगी लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए उन्हें बांध कर रखना चाहिए। स्वरा कुछ बोल पाती उससे पहले ही मित उसे वहां से जबरदस्ती लेकर चला जाता है, लेकिन स्वरा बार बार मुड़कर नील को घूर रही थी जैसे अभी ही खा जाएगी। नील गुस्से से कार की ओर बढ़ गया और लक्ष्य भी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कार में आकर बैठ गया और उनकी कार सीधा रॉयल विला के बाहर आकर रुकी और नील तेजी से अपनी कमरे की ओर चला गया, जिसे देख लक्ष्य मुस्कुरा कर बोला, आज तो बड़ा मजा आया। वो क्या लड़की थी यार, काश भगवान जी वो नील की लाइफ में इस तरह से घुस जाए कि नील उसे चाहकर भी अपनी लाइफ से निकल ना पाए। लक्ष्य भगवान जी को मानने लगा कि वो नील को परेशान करने वाली भेज दे। रॉयल विला अति की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि अक्ष उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। अक्ष ने अति के होठों पर लगी सारी मिठास को अपने अंदर ले लिया था और धीरे धीरे अति के होठों को सक कर रहा था। अति की धड़कनें इतनी जोर जोर से धड़क रहे थे कि उसे अक्ष भी साफ सुन सकता था। अक्ष के दोनों हाथ अति के कमर पर चल रहे थे, जिससे अति के अंदर कुछ कुछ होने लगा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। अति बढ़ते हर एक एक पल के साथ सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने लगी थी। अक्ष ने अति को बड़ी मुश्किल से छोड़ा और अक्ष के छोड़ते ही अति लंबी और गहरी गहरी सांसें लेते हुए अक्ष को घूरने लगी। अति अक्ष को बुरी तरह घूरते हुए अटक अटक कर बोली, ऐसे कौन किस करता है, ऐसा लग रहा था जैसे आप मुझे खा ही जाओगे। अति बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। अक्ष अति की पीठ रफ करते हुए बोला, वाइफी तुम्हें मुझे जो बोलना है बोल लेना, पहले सांस तो ले लो। अति की सांसें अटक रही थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी क्योंकि अक्ष ने अति के होठों को ना जाने कितनी मिनट से अपने होठों से जकड़ रखा था। जब अति थोड़ी नॉर्मल हुई तो अक्ष अति को वॉशरूम में ले जाकर उसका फेस और हाथ क्लीन करता है। अति तो अब शर्म से अपनी नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। वो वॉशरूम से बाहर आते ही खुद को कहीं छुपा लेना चाहती थी। अति बेड पर बैठ जाती है तो अक्ष भी उसी के साइड में आकर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप ऑन कर ऑफिस वर्क करने लगता है। अति जैसे ही वहां से उठने को हुई कि अक्ष जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। अक्ष के हाथ पकड़ लेने से अति मुड़कर उसे देखने लगती है तो अक्ष उसे एक झटके से अपनी ओर खींच लिया। अति संभाल नहीं पाई और सीधा अक्ष के ऊपर ही गिर पड़ी। अक्ष उसे अच्छे से बैठा देता है। अति बस देखते ही रह जाती है। अति का चेहरा अक्ष के सामने था और अक्ष उसे ही देख रहा था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। अति जल्दी से अक्ष की गोद से उठने की कोशिश करने लगी तो अक्ष उसे फिर से बैठा देता है। अति कसमसाते हुए बोली, छोड़िए मुझे बाहर जाना है। अक्ष उसकी कमर पर हाथ रख बोला, मुझे थोड़ा काम है तो चुपचाप बैठी रहो और अगर तुम्हें फिर भी जाना है तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अति खुश होकर जल्दी से बोली, ओके बताओ मुझे क्या करना होगा। अति इस वक्त बस अक्ष से दूर जाने का सोच रही थी क्योंकि अक्ष की करीबी से उसे अपने अंदर कुछ कुछ होने लगा था जो उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। अति को खुद से दूर जाने की इतनी खुशी देखकर अक्ष की आंखें छोटी हो जाती है। अक्ष अति के होठों को देखने लगा और बोला, मुझे लिप पर 2 लॉन्ग किस करो और फिर चली जाओ। अति जो अब तक खुशी से अक्ष के बोलने का वेट कर रही थी, अक्ष की बात सुन वो जम सी गई और उसकी दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई थी। अक्ष झुककर अति के गर्दन पर हल्का सा किस कर बोला, वाइफी चलो अब जल्दी से मुझे 2 लॉन्ग किस दो, फिर तुम्हें जहां जाना है चली जाओ। अति की तो सारी बोलती ही बंद हो गई थी। अक्ष उसके होठों की तरफ झुकने लगता है। अति एकदम से हड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज आप किस मत करो। अति की बात सुन अक्ष मुस्कुरा देता है और फिर अति के सर पर किस कर बोला, वाइफी तुम कहती हो तो ठीक है, नहीं करता मैं किस, पर अब मुझे मेरा काम करने दो। अक्ष की इस बात पर अति ने एक चैन की सांस ली। वही अक्ष अपना काम करने लगता है। अति चुपचाप बैठी रही। उसको अभी कुछ देर पहले जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ वो सारी बातें याद आने लगती है जिसे सोच सोच कर बहुत शर्म आने लगी थी। धीरे धीरे अति के दोनों गालों पर एक पर फिर से लाली छाने लगी थी। अक्ष जो तिरछी नजरों से अति को ही देख रहा था, अक्ष जब उसके लाल हो चुके गालों को देखा है तो समझ जाता है कि इस वक्त अति के दिमाग में क्या चल रहा था। अक्ष अति के दोनों गालों को बारी बारी से किस कर बोला, ये सब नॉर्मल बात है वाइफी, तुम्हें एक किस से इतना नहीं शर्माना चाहिए। अक्ष की बात सुन अति अभी इसी वक्त कमरे से कहीं भाग जाना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। अक्ष ने अपने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ रखी थी। अति जानती थी अक्ष उसे अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है।
तो वो भी अब बिना कोई बहस के चुपचाप वैसे ही बैठी रहती है। रात का वक्त सब डिनर के बाद लिविंग एरिया में बैठे थे। अति बहुत खुश लग रही थी क्योंकि मीनाक्षी जी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया था जो अति को बहुत पसंद आए थे। सबकी नजरें सिर्फ अति पर हो टिकी हुई थी। सबने उससे बातें करने की कोशिश की पर अति आज कुछ डरी डरी सी लग रही थी। वो अच्छे से कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस हाँ और ना में सिर हिला रही थी। अति को इस तरह से देखकर सबका अजीब नजरों से अक्ष को देख रहे थे। अधिक अक्ष को बुरी तरह घूरते हुए अति से बोला, लिटिल तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या अक्ष ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ मुझे। सब अति को देखने लगे। अति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अति सहमी हुई नजरों से अक्ष को देखने लगी। अति की आंखों में अपने लिए डर देख अक्ष एक गहरी सांस लेकर अति के कान में धीरे से बोला, ये सब तुम्हारे भाई है वाइफी, इनकी नजरें और नियत दोनों तुम्हारे लिए प्योर है। तुम इनसे बात कर सकती हो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, ओके। अक्ष की बात सुन अति ने एक राहत की सांस ली। वही अक्ष अब अपने फोन में कुछ मेल्स चेक करने लगता है। अति ने एक छोटी सी स्माइल की और सबकी तरफ देखते हुए मस्त होकर बातें करने लगी। अब सबके चेहरे खिल से गए। अति की बातें उन्हें बहुत प्यारी लगती थी। मीनाक्षी जी अति को देखकर मन ही मन उसकी नजरें उतार रही थी। उन्हें अति बेहद पसंद आई थी। CH35 इतनी ज्यादा आदत भी मत लगाओ कि तुम्हारे बिना रह ना पाए। काफी रात हो चुकी थी और अति इस वक्त क्लोजेट रूम में थी और कुछ सोच रही थी। उसने एक ब्लू कलर की नाइट गाउन पहन रखी थी जो उसके घुटने से थोड़ी सी नीचे थी। अति धीरे से क्लोजेट रूम का दरवाजा खोलती है और फिर अपना सर निकालकर कमरे में झांकने लगती है। आज जो कुछ भी दोनों के बीच हुआ उसके बाद अति अक्ष से छुप रही थी। अति अपने सर को चारों तरफ घुमाकर देखने लगी लेकिन अक्ष उसे कमरे में कहीं दिखाई नहीं देता है। अब अति एक राहत की सांस लेती है। अति बड़ी सी स्माइल करते हुए दरवाजा खोलकर बोली, लगता है डेविल स्टडी रूम में गए और चलो अच्छा है। अति जल्दी से कमरे में आती है और फिर बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, उनके आने पहले जल्दी से सो जाती हूँ। इतना बोल अति जल्दी से बेड पर कूद गई और जल्दी से सीधा होकर लेट गई लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर पाती उससे पहले ही उसकी नजर अक्ष पर गई जो उसे ही कब से घूर रहा था। अक्ष क्लोजेट रूम के दरवाजे के साइड वाले वॉल से टिका हुआ था और उसने अति की सारी हरकतें पहले ही देख ली थी। अक्ष बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, अच्छा तो इसलिए तुम आधे घंटे से अंदर थी और मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा था। अब तो अति की आंखें फटी को फटी रह गई और वो जल्दी से हड़बड़ा कर बेड पर उठकर बैठ गई। अक्ष बेड के पास पहुंचकर बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम्हारे चेहरे के रंग क्यों उड़ गए? अक्ष बेड पर अति के दोनों साइड अपने हाथों को रख देता है तो अति की आंखें और भी बड़ी हो जाती है। अति जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए बोली, नहीं वो तो मुझे मेरी नाइट ड्रेस नहीं मिल रही थी इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, वरना मैं जानबूझकर अंदर क्या करती। अक्ष अति के कान के पास अपने होठ ले जाकर बोला, लिटिल वाइफी ये झूठ बोलना तुम्हारी बस की बात नहीं है। तो तुम झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना और रही बात मुझसे पीछा छुड़ाने की तो मैं तुम्हें क्या तुम्हारी रूह तक को नहीं छोड़ने वाला, इसलिए कभी मुझसे दूर जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना। इतना बोल अक्ष अति की आंखों में बड़ी गहराई से देखने लगता है। अक्ष की काली गहरी आंखों में कुछ ऐसा था जो अति को उससे डरने के लिए मजबूर कर रहा था। अति जल्दी से अपनी नजरें झुकाकर बोली, ऐसे मत देखिए, मुझे डर लगता है। अक्ष एक तिरछी स्माइल करते हुए उसके बेहद करीब हो जाता है, फिर एक झटके से अति की कमर पकड़कर उसे पलट देता है और खुद बेड पर लेट जाता है और अति को अपने ऊपर कर लेता है। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि अति को कुछ समझ ही नहीं आया। खुद को यूं अक्ष के ऊपर देखकर अति हैरानी से उसे ही देखने लगती है। अक्ष अति की उन बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए बोला, वाइफी मुझे ऐसे मत देखो, तुम्हारी ये जानलेवा नीली आंखें मुझे पागल बनाती है। अगर तुम मुझे और कुछ पल ऐसी ही देखती रही तो मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और इससे प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। अक्ष की बात सुन अति हड़बड़ाकर जल्दी से अपनी आंखें बंद कर बोली, नहीं देखो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देख रही, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाओ। इतना बोल अति अक्ष के सीने से अपना सर घुसा देती है तो अक्ष की आंखें भी बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त मीनाक्षी जी के एक कंधे पर नील का सर तो एक कंधे पर अधिक का सर था और उसके गोद में लक्ष्य किसी बच्चे की तरह अपना सर लगाकर आराम से लेटा हुआ था। मीनाक्षी जी लक्ष्य के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो, मैं थक गई हूँ। लक्ष्य पप्पी सा फेस बनाकर बोला, बड़ी मॉम प्लीज थोड़ी देर और मुझे अपनी गोद में सोना है। आप कितने दिनों बाद आए हो और कल चली भी जाओगी, आपको मुझ पर जरा भी प्यार नहीं आता ना? मीनाक्षी जी प्यार से लक्ष्य के माथे को अपने होठों से छूकर बोला, नहीं मेरा बच्चा, मुझे अगर किसी की याद सबसे ज्यादा आती है तो वो तुम हो, तुम तो मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो। मीनाक्षी जी की बात सुन नील उनसे थोड़ी नाराजगी से बोला,
आप हर बार इसके बालों को इतने प्यार से क्यों सहलाती है? क्या आपको मुझ पर प्यार नहीं आता? आपको हर बार इससे इतना प्यार क्यों है? नील ने मुंह फेर लिया तो मीनाक्षी जी मुस्कुराकर लक्ष्य के बालों में अपने हाथ निकलकर नील के बालों को सहलाते हुए बोली, मेरे लिए तुम सब एक हो। मैं किसी को किसी से कम या ज्यादा प्यार नहीं करती। ये तुम सबसे छोटा है, बस इसलिए उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्यार आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें या किसी को इससे कम प्यार करती हूँ। एक माँ के लिए उसके सभी बच्चे बराबर होते हैं। नील कुछ कह पाता उससे पहले ही सबकी नजर दरवाजे पर खड़े मैक्स और मान पर गई तो मीनाक्षी जी मुस्कुराकर उन्हें अंदर बुलाती है। दोनों अंदर जाकर एक साइड खड़े हो गए तो मीनाक्षी जी उन्हें अपने पास बुलाकर बैठने का इशारा करती है। मैक्स और मान भी चुपचाप उनके पास बैठ जाते हैं। मीनाक्षी जी उन्हें भी अपने करीब बैठा लेती है। मैक्स और मान के चेहरे पर एक सुकून भरा मुस्कान आ जाता है और अब सब अपनी अपनी बातों में लग जाते हैं और तभी कबीर जी जो किसी काम से थोड़े देर के लिए बाहर गए हुए थे अंदर आते हैं और अंदर आते उसकी नजर सबसे पहले बेड पर जाती है। सबको मीनाक्षी जी के ऊपर इस तरह से चिपका हुआ देखकर सबके सामने आकर खड़े होकर बोले, तुम सब ये क्या कर रहे हो? ये मेरी इकलौती बीवी है, प्लीज मुझे पर थोड़ा तरस खाओ। जिस तरह से तुम सब मेरी नाजुक सी बीवी के ऊपर लिपटे हुए हो, उसे देखकर ऐसा लग रहा है पता नहीं कब मैं उसे खो दूं, इसलिए तुम सब इससे थोड़ा दूर ही रहा करो। सच में पांचों मीनाक्षी जी से चिपके हुए थे, जैसे छोटे बच्चे अपनी मां से चिपके रहते हैं। इस वक्त सभी बच्चे ही लग रहे थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये अंदर से कितना खतरनाक है। लक्ष्य अजीब सी नजरों के साथ कबीर जी को घूरते हुए बोला, डैड आप भी भाई की तरह चिपकू होते जा रहे हो। फिर उसने कस के मीनाक्षी जी को जकड़ लिया और बिल्कुल कबीर जी की तरह ही एक्टिंग करते हुए बोला, इससे थोड़ा दूर रहा करो। लक्ष्य की बात सुन सब हंसने लगे तो कबीर जी सबको घूरते हुए बोले, तुम सब अभी के अभी मेरे कमरे से निकलो वरना मैं धक्के मरकर निकलूंगा। लक्ष्य पप्पी सा फेस बनाकर मीनाक्षी जी से बोला, बड़ी मॉम आप डैड से कहो ना, मुझे यही सोना है। लक्ष्य की बात सुन सबने नामे सर हिला दिया जैसे कहना चाहते हो इसका कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्य इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था। मीनाक्षी जी को उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। लक्ष्य एक मासूम बच्चे की तरह फेस बनाकर बोला, प्लीज बड़ी मॉम मुझे आपके साथ सोना है। लक्ष्य की बात सुन कबीर जी आंखें छोटी कर लक्ष्य को घूरने लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच था। लक्ष्य भले ही बड़ा हो गया था लेकिन उसके अंदर का बचपना अभी तक गया नहीं था। मीनाक्षी जी जब भी यहाँ आती थी लक्ष्य हमेशा उसके गोद में सर रखकर सोया करता था जिससे उसे बेहद सुकून मिलता था। मीनाक्षी जी कुछ बोल पाती उससे पहले ही कबीर जी उसका हाथ पकड़कर उसे रूम से बाहर निकलते हुए बोले, तुम अब कोई छोटे बच्चे नहीं रहे जिसे अपनी मॉम के साथ सोना है, चुपचाप जाओ और जाकर सो जाओ। अब तब सब बाहर आ चुके थे। लक्ष्य जैसे ही दोबारा अंदर जाने को हुआ कि कबीर जी अपने दोनों हाथों से दरवाजा ब्लॉक कर बोले, कहा ना अब तुम बच्चे नहीं रहे। लक्ष्य कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कबीर जी ने जल्दी से डोर लॉक कर दिया जिससे लक्ष्य का मुंह देखने लायक था। लक्ष्य का मुंह देख सबको बहुत हंसी आ रही थी। लक्ष्य बंद दरवाजे को देखते हुए चिल्लाया, डैड आप हमेशा से मुझसे जलते हो क्योंकि मॉम आपसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है, आपसे भी कहीं ज्यादा, पर इतनी जलन भी अच्छी नहीं होती। कबीर जी हल्का सा मुस्कुराए और मीनाक्षी जी की तरफ मुड़कर उन्हें देखते हुए बोले, इसे अपनी इतनी ज्यादा आदत भी मत लगाओ कि तुम्हारे बिना रह ना पाए। तुम्हें पता है ना इसका बचपना अभी तक गया नहीं है। ये अब तक वही छोटा सा बच्चा है जिसे तुम्हारे बिना एक पल चैन नहीं आती थी। मीनाक्षी जी मुस्कुराए लेकिन कुछ याद आते ही उनकी मुस्कुराहट कहीं खो सी गई और वो खोई हुई सी बोली, मेरा बच्चा कितना छोटा और मासूम था जब उसके सर से उसके मॉम डैड का साया छीन गया था। लेकिन मानना पड़ेगा अक्ष ने कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वो दिखाता नहीं है पर लक्ष्य की खुशी के लिए वो कुछ भी करने से पहले एक बार सोचता तक नहीं है। मुझे अच्छे से याद है वो हर पल जब अक्ष रात भर सोया नहीं करता था। उसका हर एक स्ट्रगल मुझे अब भी याद है। मीनाक्षी जी की आंखें नम हो चुकी थी। कबीर जी भी उनकी हालत अच्छे से समझ रहे थे। उन्होंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और उसके आंखों को साफ करते हुए कहा, तुम क्यों उन पुरानी बातों को याद करती हो? भूल जाओ उन्हें, इसी में सबकी भलाई है। मीनाक्षी जी जैसे ही कुछ कहने को हुई कि कबीर जी उन्हें आंखों से नामे इशारा करते हैं तो वो भी चुपचाप लेट जाती है क्योंकि वो भी उन पलों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती थी। सुबह का वक्त अति जब सोकर उठी तो वो बेड पर अकेली थी। वो जल्दी से रेडी होकर आई और नीचे चली गई। वो जैसे ही नीचे आई उनके नाक में खीर की बहुत ही टेस्टी खुशबू आने लगी और उसके कदम अपने आप ही किचन की ओर बढ़ने लगे। उसने कभी रॉयल विला का किचन नहीं देखा था लेकिन खीर की खुशबू से उसके कदम सीधा किचन की ओर लेकर चले गए। अति जैसे ही किचन के अंदर आई उन्हें मीनाक्षी जी खीर बनाती हुई दिखाई दी। अति हल्का सा झांक कर गैस पर बन रही खीर को देखा और एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, वाओ आंटी ये खीर की कितनी टेस्टी खुशबू आ रही है।
मीनाक्षी जी पलटी और अति को देखने लगी। उन्होंने अति के लिए ही तो ये बनाया था। वो प्यार से अति के गालों को सहलाने ही वाली थी कि कुछ सोचकर रुक गई और खीर बनने लगी। अति को कुछ समझ नहीं आया। वो एकटक उन्हें ही देखने लगी और उनके ऐसे करने का मतलब समझने की कोशिश करने लगी। अति थोड़ी परेशानी भरी आवाज में बोली, क्या हुआ आंटी, आप मुझे नाराज क्यों हो? मीनाक्षी जी खीर बनने हुए ही झूठी नाराजगी के साथ बोली, मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूं। अति नासमझी से उन्हें देखने लगी। उसका चेहरा एकदम से उतरा चुका था। उसे लगा मीनाक्षी जी उससे गुस्सा हो गई है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। अति की मासूमियत देख मीनाक्षी जी मुस्कुराते हुए अति के सॉफ्ट गालों पर प्यार से सहलाते हुए बोली, आंटी नहीं बच्चा मॉम कहो। अति की आंखें चमक उठी और वो जल्दी से बोली, सच्ची? मीनाक्षी जी हाँ में सर हिलाती है तो अति खुशी से उन्हें कस के हक कर लेती है। मीनाक्षी जी भी अति को हक कर उसके बालों को सहलाने लगी। तभी पता नहीं कहां से अचानक ही लक्ष्य वहां आ टपका और दोनों इस तरह एक दूसरे को प्यार से हक किए हुए देखकर मुंह बनाकर बोला, मैं भी हूं। मीनाक्षी जी ने उन्हें हाथ दिखाकर अपने पास बुलाया तो लक्ष्य क्यूट सी स्माइल के साथ दोनों को कस के हक कर लेती है। तीनों अभी गले लगे ही थे कि एक कड़क आवाज वहां गूंज उठी, क्या हो रहा है यहाँ? अति सकपका कर जल्दी से दूर हो गई। उसकी आंखों में एक डर समा गया था और वो सहमी हुई नजरों से अक्ष को देखने लगी। अक्ष तेज कदमों से अंदर आया और अति को घूरने लगा। लक्ष्य ऊपर देखकर अजीब सा मुंह बनाकर भगवान से शिकायत करते हुए बोला, हे भगवान, ये हर बार गलत टाइम पर ही क्यों टपकते हैं? अक्ष को देखते ही अति की सांसें जैसे उसके गले में ही कहीं अटक सी गई, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही अक्ष लक्ष्य को घूरते हुए बोला, हर वक्त घर में भूत की तरह मंडराते रहने की बजाय थोड़ा ऑफिस के काम पर ध्यान दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लक्ष्य को इस वक्त पतली गली से निकला सबसे बढ़िया लगा। उसके अपनी सफेद बत्ती सी दिखाई और धीरे से बाहर की तरफ घिसकते हुए बोला, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूं। इतना बोल वो ऐसे गायब हुआ जैसे वो वहां था ही नहीं। अति तो बस देखते ही रह गई। अति अक्ष को देखने लगी लेकिन अक्ष बिना कुछ बोलते ही वहां से निकल गया। अति को कुछ समझ नहीं आया लेकिन वो खुश थी कि अक्ष ने उस पर गुस्सा नहीं किया। थोड़ी देर बाद सब ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस के लिए निकल गए। कबीर और मीनाक्षी जी भी चले गए थे। अति को उनका जाना अच्छा नहीं लगा लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। इस वक्त वो अपने कमरे में बेड पर आराम से बैठी अपनी एक बड़ी सी पिंक कलर की सॉफ्ट टेडी बियर के साथ बातें कर रही थी, जिसे उसने मॉल से लिया था। अति उस टेडी को हक कर केजी भरकर अक्ष की शिकायत कर रही थी। वो मुंह फूलाकर टेडी बियर को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है डेविल ना बहुत डेंजर है, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। वो खुद तो पूरा दिन बाहर रहते हैं और मुझे बाहर तक नहीं जाने देते। फिर कुछ सोचकर टेडी बियर को कस के हक कर बोली, सब चले गए, अब मैं किससे बात करूंगी? तुम भी तो बोल नहीं सकते। कितना अच्छा होता ना अगर तुम भी बोल सकते तो हम दोनों खूब सारी बातें करते और मैं बोर भी नहीं होती। डेविल तो खुद फोन पर लगे रहते हैं पर मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है। क्या मुझे इस बारे में उनसे से बात करनी चाहिए? लेकिन अगर वो गुस्सा हो गए तो तुम्हें पता है वो ना बहुत गुस्सा करते हैं। अति बहुत बोर हो रही थी इसलिए बड़ी मासूमियत से जी भरकर अक्ष की शिकायत कर रही थी। दूसरी तरफ लक्ष्य का केबिन नील गुस्से से लक्ष्य को घूर रहा था क्योंकि उसके कल वाली सारी बातें सबको बता दी थी और सब नील पर हंस रहे थे कि किसी लड़की ने नील का हाथ काट लिया और नील उसका कुछ नहीं कर पाया। नील गुस्से से फाइल टेबल पर पटक कर बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी उस चुड़ैल की बातें सबको बताने की? लक्ष्य आराम से अपना सर चेयर पर टिका कर बोला, अरे यार इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? पता है इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। इतना बोल उसने पानी का ग्लास नील की तरफ बढ़ा दिया। नील को प्यास तो लगी थी इसलिए उसके जैसे ही पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया तो लक्ष्य की नजर सीधा नील के हाथ पर चली गई, जहां स्वरा के दांतों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे जो अब नीले पड़ चुके थे। उसे देखते ही लक्ष्य के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट छा गई और वो मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा उसके दांत बड़े तेज थे। नील जो पानी पी रहा था उसके मुंह से सारा पानी एक फवारा बनकर निकल गया और वो घूर कर लक्ष्य को देखने लगा जैसे अभी ही खा जाएगा, लेकिन इससे लक्ष्य को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी सफेद बत्ती सी दिखाते हुए नील को और ज्यादा चिढ़ाने लगा। नील को स्वरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने हाथ को देखकर चिढ़ाते हुए, मिस जंगली बिल्ली तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार हाथ तो आओ। नील लक्ष्य को घूर कर जल्दी से बाहर निकल गया।